इस सभा, इस आयोजन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे पितातुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, आदि आबादी अपनी माताओं बहनों का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, और जहां तक हमारी आवाज जा रही है अपने तमाम सुनने वालों का इस मंच के माध्यम से अपना दल के तत्वाधान में आयोजित इस मंडलीय समता सम्मेलन में अकबरपुर की सरजमीन पर आप सभी का बारंबार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जब निकले अपने घर से तो यश की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, शिक्षा की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कमी नहीं थी। लेकिन अगर पीड़ा थी अपने दिल में तो अपने समाज को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि हर गांव, हर कस्बा, हर चट्टी चौराहे गए, अपने समाज का आह्वान किया, वर्मा का आह्वान किया, चौधरी का आह्वान किया, उत्तम का आह्वान किया, उमराव का आह्वान किया, कटियार का किया, गंगवार का किया, ये तमाम समाज की उपजातियों का आह्वान करके लखनऊ की धरती पर इकट्ठा करने का काम किया। और यहाँ ऐसे बहुत से पितातुल्य बुजुर्ग बैठे होंगे जो उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने और वहां पर उन्होंने इन तमाम उपजातियों में फैले समाज को पटेल नाम की अखंड माला में पिरोने का काम कर दिया और हमारे समाज की, इस देश में सामाजिक हैसियत खड़ी कर दी। और कहना गलत नहीं होगा कि वो इतिहास जो आपसे आपने 35 साल पहले लिख दिया था, आज आपके समाज में हर क्षेत्र में तमाम नेता पैदा हुए होंगे, लेकिन दोबारा वो इतिहास कोई कर नहीं पाया और लखनऊ की धरती पर सामाजिक महाकुंभ दोबारा कोई कर नहीं पाया। एक डॉक्टर सोनेलाल पटेल ऐसी शख्सियत थे जो ये बात समझ गए कि सिर्फ एक समाज की सामाजिक हैसियत खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज से आगे बढ़ते हुए हमें जमात की तरफ बढ़ना है और इस पटेल समाज के साथ गांव, कस्बे, पगडंडी, खेत खलिहानों में जुड़े हुए, व्यवसाय में जुड़े हुए, शिक्षा में जुड़े हुए, विचारों में जुड़े हुए हर समाज को, हर पिछड़े को, हर दलित को, हर आदिवासी को, हर अल्पसंख्यक को उन्होंने जोड़ते हुए कमेरा नाम से सुशोभित किया और आपकी पहचान इस देश की राजनीति में कमेरों की राजनीति के नाम से सुसज्जित कर दी और एस्टैब्लिश कर दी। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वो आपके बीच में आते रहे और हमेशा ये कहा कि मेरे कमेरा समाज के लोगों, उठो, खेत खलिहान की तरफ अगर तुम्हारा एक पैर और एक निगाह है तो दूसरा पैर, दूसरी निगाह लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी तक लेके जाओ, सत्ता पे काबिज हो जाओ। आज बड़ी किसी भी बैठक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, अक्सर पत्रकार भी हमसे कहते हैं कि अपना दल तो कुर्मियों की पार्टी है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप में से ऐसे बहुत हैं जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ सड़कों पे संघर्ष किया है, गांव-गांव जाके संघर्ष किया है। क्या डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी कहा था कि कुर्मी उठो और सत्ता पर कब्जा करो? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कहा था कि कमेरा समाज उठो और सत्ता पर कब्जा करो। तो इसमें कुर्मी कहां से आ गई? और अगर कुर्मी की पार्टी है तो दूसरा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या कोई एक भी गांव का आदमी यहाँ बैठा है जो कुर्मी का गांव हो और जहां 100% वोट जब चुनाव आता है तो आप अपना दल के खाते में डालते हैं? कोई ऐसा गांव नहीं है और हम हैं कुर्मी की पार्टी। किसी भी कुर्मी बहुल अगर आप गांव में जाओगे और वहां 100 परिवार रहते हैं तो 40 भाजपा को वोट देंगे, 30 सपा को वोट देंगे, 20 बसपा को वोट देंगे, 5-6 कांग्रेस को वोट दे देंगे। जो 1-2 बचे होंगे वो अपना दल का बटन दबा देंगे और उसके बावजूद भी अपना दल कुर्मी की पार्टी है। आपको अगर ये बोल ही दिया है कि पटेलों की पार्टी कुर्मी है, जब ठप्पा लग ही गया है
में इस रेगुलेशन को अविलंब लागू किया जाए, इस बात के लिए हमको आंदोलन करना है, राजधानी की सड़कों को जाम करना है। तो क्या वो वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचा था? वो वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचा था? बात करने का, भाषण देने का वीडियो पहुंचता है, लेकिन आह्वान करने का और दो लाठियां खाने का, सड़कों को जाम करने का, अपनी आवाज सरकार तक, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का वीडियो आप लोग तक नहीं
क्योंकि घंटों लाइनों में खड़े होकर के आपने अकाउंट को खूब जल्दी जल्दी खुलवाए थे। तो 2014 से 2019 के बीच में ये तमाम वादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर कुछ हुआ रातों रात तो वो हुआ नोटबंदी। और नोटबंदी में आपका आह्वान किया गया था कि परेशान मत होना, 64 दिन में इस देश का काला धन और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। कितनी बड़ी मछलियां पकड़ ली गई, कितना काला धन निकल के आ गया। अपने अगल बगल जब बैंक में खड़े थे तो अगल बगल के अडानी अंबानी नजर आ रहे थे, या खेत खलिहानों से निकलता हुआ ये बेचारा शोषित पिछड़ा दलित आदिवासी समाज खड़ा था, जो अपने घर में बचाया हुआ पैसा 2-2 हजार रुपया, 1500 रुपया, 3-3 हजार रुपया बैंक में जमा करने को दौड़ रहा था। बड़ी मछलियां पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं शर्मीय तौर पर कह सकती हूँ कि इस देश की आधी आबादी, ये माताएं बहनें जो आप इनको घर खर्च के लिए पैसा दे रहे थे, उसको बचा करके जो उन्होंने चाय के डब्बे में रखा था, आटे के कनस्तर में रखा था, वो तक निकलवा लिया सरकार ने। और ये बिना जुर्म के देश की सबसे बड़ी चोर साबित हो गई। हुआ है ऐसा कि नहीं? आपने क्या बोला 2000 नोटबंदी में 2017 के बाद जब गांव गांव हम जा रहे थे तो यही हमारा समाज, यही हमारी जमात बताए क्या बोल रही थी, अब की बार मोदी का बटन नहीं दबाएंगे, आए तो इस बार वोट मांगने। लेकिन फिर वही हुआ 2019 में इस समाज के पिछड़े दलित आदिवासी वंचित समाज की घर घर मोदी, हर हर मोदी की खुजली फिर उभर आई और आप लोगों ने फिर लाइन लगा के वोट दे दिया। तो जब वोट दे दिया तो इस बार सरकार ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। इस बार सरकार ने बड़ी इज्जत के साथ आपका जूता उतारा, उसको अच्छे से पानी में भिगोया और आपके गाल पे जमा करवाया और बता दिया आपकी हैसियत, और आपकी हैसियत बताने का काम किया है। आपको याद है ना कोरोना का लॉकडाउन, घंटी बजाई, थाली बजाई, सब सुरक्षित रहे ना, सब सुरक्षित रहे ना, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप लोगों को सबसे बेहतर मिल गई, किसी घर में कोई पुरुष या महिला का देहांत नहीं हुआ। हमारे और आपके बच्चे जो गांव कस्बों में रहते थे और जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, जो भोपाल गए, जो मद्रास गए, जो चेन्नई गए, जो बॉम्बे गए, जो ग्वालियर गए, जो चंडीगढ़ गए, वो वहां पर जाकर कलेक्ट्री करते हैं क्या? वो कलेक्ट्री तो करते नहीं है वहां पर, वो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, खोज से लगाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, ठेला धोते हैं, मजदूरी करते हैं। जब रातों रात कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो वो क्या हेलीकॉप्टर से वापस भेजे गए? सरकार ने हेलीकॉप्टर से घर भेजा था वापस? वो दूर दराज प्रदेशों से चलते फिरते थके हारे भूखे प्यासे घर पहुंचे थे और घर के दरवाजे तुरंत खुल गए थे क्या? घर वालों ने भी अपनी औलाद को बोल दिया कि जाओ पहले टेस्ट करा के आओ। कितने तो पहुंचे, उनकी तो संख्या सबने बताई, लेकिन जो घर नहीं पहुंचे क्या उनकी संख्या सरकार ने बताई? नहीं बताई। हर गांव से, हर कस्बे से, हर पगडंडी से, हर परिवार से एक एक सदस्य हमसे पिछड़ गया। हर परिवार ने, हर घर ने आंसू बहाए और उसके बाद फिर वही हमारा समाज बहुत गुस्से में था और हमारे समाज के लोगों ने कहा कि इस बार आए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बताइए कमर पे बटन न दबाइए। लेकिन पता है क्या हुआ? 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे इस बार 400 पार। तो शायद आप में से कुछ लोगों को भिगोया हुआ जूता बहुत तेज पड़ा था, इसलिए 400 पार न करा करके 293 पे रोक दिया, लेकिन बन गई उनकी सरकार। तो जब सरकार बन गई तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलना ही था। तो जो प्रसाद मिलना था वो प्रसाद है इस बार यूजीसी पीटी रेगुलेशन 2026 पर बैन। ये प्रसाद मिला है आपको। आपके बच्चे जब इंटर के बाद शहरों में पढ़ने जाते हैं और उनको पढ़ाई के साथ जातिगत शोषण, भेदभाव उपहार स्वरूप थाली में सजा के मिलता है, तो बहुत से लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। आप पढ़ते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि फलाने का लड़का दूसरे साल का स्टूडेंट था, छात्र था और उसने फांसी लगाई। फलाने की लड़की एमबीबीएस कर रही थी, अच्छी डॉक्टर करने वाली थी, जहर खा के जान दे दी। आप लोग क्या सोचते हैं? प्रशासन आपको क्या समझाता है कि अरे गांव कस्बे के बच्चे थे, पढ़ाई का बोझ
20 जनपदों में हो गया है। और जब हमने सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो हमको उत्तर मिलता है हमारे समाज के माध्यम से कि बिटिया हम नहीं आ पाए क्योंकि खेत में फसल को पानी लगाना था, बिटिया हम नहीं आ पाए क्योंकि गाय गोरू का सानी करनी थी, बिटिया हम नहीं आ पाए क्योंकि सहालत बहुत भारी की न्योते रिश्तेदारी में जाना था। तो एक बात बताइए, अगर आप एक दिन फसल में पानी नहीं लगाते तो आपकी फसल सूख जाती? अगर एक दिन आप गाय गोरू को चारा नहीं देते तो आपके गाय गोरू मर जाते? अगर एक दिन आप नेते रिश्तेदारी में 4 पूरी और लड्डू खाने नहीं जाते तो आपके घर का राशन खत्म हो जाता? कुछ भी नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर आप एक दिन लखनऊ की सीमाओं को आपने रोकने का काम कर दिया होता, उनको जान करने का काम कर दिया होता, तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी सुनता, ये सरकार भी सुनती और अब तक किसी रेगुलेशन 2026 उत्तर प्रदेश में पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में लागू हो गया होगा। किस बात की बात कर रहे हैं और किस लिए जिंदा है? इसलिए जिंदा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबरी से जो एक वोट की ताकत मिली है और जिस वोट की ताकत का इस्तेमाल करके हम एक ऐसी सरकार बनाए जो हमारे खेतों और फसल को सुरक्षित करे, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई को सुरक्षित करे, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी को सुरक्षित करे, जो हमारी महिलाओं के रिजर्वेशन को सुरक्षित करे, हमारी दवाई को सुरक्षित करे, हमारे अधिकार को सुरक्षित करे, हमारे सम्मान को सुरक्षित करे। इस सरकार को बनाने के लिए आपको बराबरी की ताकत मिली है। और अगर उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों के बहकावे में आकर धर्म के नाम पर अंधा होकर के अगर सरकार बनाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो वर्तमान परिस्थितियों में इस आजाद भारत में और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आपको मिल रहा है। जबरन कब्जा कर ली जाएगी आपकी जमीन और छोटा जानवर जो छोड़ दिए हैं ना, वो जबरन चल जाएंगे आपकी फसल। जबरन स्कूलों में ताला लगा देंगे और रोक देंगे आपके बच्चों की पढ़ाई और पढ़े लिखे बच्चों को जो अवसर आरक्षण के माध्यम से मिलने चाहिए, जबरन तमाम सरकारी संस्थान बंद करके आपके बच्चों का आरक्षण और नौकरी अवसर छीन लेंगे। और आप लगाते रहो खेत में पानी और पिलाते रहो आप अपने गाय गोरू को पानी और चारा पानी करते रहो। इतने आप मशहूर थे कि आपको इस बात का अर्थ, इस बात की गंभीरता समझ में नहीं आई। आपको अगर समझ में आया तो ये कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि दीदी वहां स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी और पुलिस ने बड़ा अमानवीय बर्ताव किया। ऐसी की तैसी प्रशासन की और पुलिस की मैं पुनः आह्वान करूंगी आपका और इस बात चाहूंगी कि एक दिन का समय, एक दिन की फसल, एक दिन का गाय गोरू, एक दिन का नाते रिश्तेदारी छोड़ करके आप हमारे आह्वान में लखनऊ जरूर आइएगा। और इस बात को भी कहने जा रहे हैं कि अगर आप आए तो ताकत बढ़ेगी, अगर आप नहीं आए तो याद रखिएगा पुलिस प्रशासन हमारा सर तोड़ दे, हमारी हड्डियां तोड़ दे, हमको जेल में ठूस दे या हम इस आंदोलन में संघर्ष करने वाले हर एक आदमी की जान ले ले। लेकिन हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने वाला ये ड्यूटी रेगुलेशन हम लागू नहीं करा लेते। आप क्या समझ के बैठे हैं? इस देश की परिस्थितियां कहां जा रही? आप जाति का खेल खेल रहे हैं और इस बात में खुश है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे समाज के 45 विधायक बैठे हैं, लोकसभा में हमारे इतने सांसद बैठे हैं। तो उन सांसद और विधायकों को आपने क्या काम सौंपा? क्या काम सौंपा? क्या विकास खड़ंजे तक सीमित है? क्या विकास लाइट के खंभों तक सीमित है? क्या विकास हैंडपंप तक सीमित है? इस देश के अलावा विश्व के किसी भी देश में जाइए, विकास की परिभाषा है कि अगर बच्चा पैदा होकर घर की दहलीज से निकले तो उसे स्कूल और शिक्षा मिल जाए, और जब स्कूल से निकले कि अपना सर्टिफिकेट लेकर के तो उसको कॉलेज मिल जाए, जब कॉलेज से डिग्री लेके निकले तो नौकरी मिल जाए, और जब 30 दिन की नौकरी मिले तो उसके बाद उसका मेहनताना उसकी जेब में आ जाए। लेकिन इस देश में विकास की परिभाषा क्या है? इस देश में विकास की परिभाषा है कि आप लोग घंटों लाइन में लग करके अपने वोट का अधिकार धर्म के नाम पर अंधा होकर के करो। और धर्म में ऐसा अंधा कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या कोई भी धर्म आपको
चालाक, वो नाक कभी सीधी नहीं पकड़ते, वो घुमा के पकड़ते। उन्होंने आपके सामने घोषणा कर दी कि जातिवाद जनगणना हम कराएंगे और हमारा समाज खुश हो गया। तो समाज खुश भी हो गया उस व्यक्ति के वादे पर कि जब इक्विटी रेगुलेशन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे तो वो महामनायक देश के प्रधानमंत्री को 2 सेकंड नहीं लगे महामानव को तेली तमौली बनाने का काम कर दिया। ऐसे व्यक्ति की बात पे आप भरोसा कर रहे हैं जो पल पल क्रिकेट से भी ज्यादा तेज अपना रंग बदलता। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर जातिवाद जनगणना होगी, एक एक आदमी की गिनती होगी और समाज की संख्या निकल के आएगी, तो हमारा जो नारा है अपना व्यक्ति जो सोच और सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो मूल मंत्र है कि हर समाज की होगी जितनी संख्या भारी उस समाज की होगी शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सदन, सम्मान, अधिकार में उतनी हिस्सेदारी। और जब आपकी होगी हिस्सेदारी तो क्या इस सरकार से 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा आपको? आप स्वयं अपने अधिकार को सुनिश्चित करते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई की गारंटी ले पाएंगे और अपने बच्चों की नौकरी की गारंटी आपको सरकार दे पाएगी। इसमें हम आपसे कहना चाहते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के लिए जब आप अपना आरंभ करें तो तमाम काम छोड़ करके निकल आइएगा सड़कों पर, क्योंकि इतिहास गवाह है वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने को, लेकिन जिंदगी दोबारा कभी किसी को नहीं मिलती अपना वक्त बदलने को। और अगर हम नहीं निकले तो जैसे आज सूरज निकला था और अस्त की तरफ बढ़ रहा है, हम सबकी जिंदगी की भी संध्या होगी। लेकिन अगर अपने बच्चों के वर्तमान शिक्षा भविष्य को सुरक्षित किए बगैर हम इस दुनिया से चले गए तो यही आपके बच्चे जो अनपढ़ रह जाएंगे, जो खेत खलिहान अगर नहीं होंगे तो कटोरा लेकर के भिखारियों की जमात में शामिल हो जाएंगे। ये आप भाई बापू भी कहने से इनकार कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तमाम नौजवान मेरे साथी बैठे हैं जो मेरी कही हुई बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत बेहतर। आप किसी माध्यम से तो हमारी बात को फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये पोस्ट डालते हैं तो हमारे यही नौजवान साथी लिखते हैं बहुत बढ़िया दीदी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक राठौर, आपने भाषण देकर यहाँ के आई हुई जनता को यहाँ के